पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शीमू ने ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक डिमोनिक सेक्ट होता है। और यहाँ पर आने के बाद कई सारे जो टॉप के डिसाइपल थे वो कमजोर डिसाइपल को बुली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शीमू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसको बुली करने की कोशिश करते शीमू उसकी वाट लगा देता है। इसके बाद उसको यहाँ पर पता चलता है कि उसको अगर अपनी ब्लड लाइन को ठीक करना है तो उससे रिलेटेड कुछ टेक्निक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर शीमू को वो टेक्निक चाहिए तो उसको कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे। तो वो करने के लिए वो कई सारी स्वॉर्ड बनाने चला जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग स्वॉर्ड बनाने आए हुए थे। और शीमू आखिर तक के वहाँ पर खड़ा रहता है, जिससे उसको कई सारे रिसोर्सेस मिलते हैं और उसके जरिए वो टेक्निक लेता है और वो टेक्निक को कल्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जिस वजह से वो काफी सारी टेक्निक को सीख भी जाता है, जो कि उसके ब्लड लाइन के साथ अच्छी तरह से काम करने वाली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लैक डीमन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो बंदे जो थे वो बैटल एरिया के बीच में फाइट कर रहे थे। बाकी लोग कह रहे होते कि आखिर ये लोग यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं। तो लोगों का कहना होता है कि ये जो दो बंदे हैं ना, इसमें से बाइशी जो है नाम की लड़की है, उसने ज़ुलिंग पवेलियन को ज्वाइन किया है, और लैनफेंग नाम का जो बंदा है उसने ब्लड ड्रैगन पवेलियन को ज्वाइन किया है। और दोनों के दोनों पवेलियन के बीच में आपस में काफी गहरी दुश्मनी है। तो इन दोनों के डिसाइपल का फाइट करना तो यहाँ पर बनता ही है। इसी वजह से दोनों अपने पवेलियन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर फाइट करने के लिए आए कि देख सके कि कौन सा पवेलियन ज्यादा स्ट्रांग है। शीमू भी वहाँ पर खड़ा इनकी फाइट देख रहा था और वो कहने लग जाता है कि ये तो सारे सेट के ही डिसाइपल है, लेकिन फिर भी आपस में अलग अलग पवेलियन को लेकर फाइट कर रहे हैं। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि इनकी फाइट बिना मतलब की है, लेकिन इनकी फाइट के पीछे बहुत बड़ा मकसद छुपा हो सकता है। जिसके बाद देखते ही देखते लैनफेंग जो था वो यहाँ पर जीत जाता है। इसका मतलब ब्लड ड्रैगन पवेलियन जो है उसने ये मैच जीत लिया। हर साल वही लोग इसको जीतते हैं, जिसकी बदौलत ब्लड ड्रैगन पवेलियन जो है ना वो नंबर 1 पवेलियन है इस पूरे के पूरे ब्लैक डीमन सेक्ट का। पर तभी बाइशी जो थी वो एक बार फिर से वहां पर खड़ी हो जाती है हिम्मत दिखाते हुए, और फिर से वो लैनफेंग के साथ फाइट करने के लिए जा चुकी थी। लैनफेंग उसे कहना लग जाता है कि अच्छा भला तुम हार गई थी, तुम्हारी जान बचने वाली थी, लेकिन लगता नहीं कि तुम्हें जिंदा रहने का ज्यादा शौक है, इसी वजह से तुम एक बार फिर से मरने के लिए आ गई। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तो बाइशी भी कहती है कि बैटल आईना के अंदर जो एक बार आ जाता है ना, उसको मरने से डर नहीं लगता। मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर लैनफेंग जो होता है वो बाइशी को खांसी टक्कर दे रहा था, वो उसको खूब मारता है। पर तभी बाइशी के हाथ में एक बेल था, जैसे वो बेल बचता है ना, उसके ऑरा से ही यहाँ पर लैनफेंग दूर जाकर फेंका चुका था। उसको अजीब सा लगने लगता है कि उसने मानो अजीब सा इल्यूजन देख लिया हो। सारे लोग कहना चाहते हैं कि इस बाइशी ने यहाँ पर लैनफेंग के ऊपर किसी इल्यूजन वाली टेक्निक का यूज किया है। उसके बेल के अंदर से कोई इल्यूजन वाली पावर बाहर निकल कर आ रही है। लैनफेंग तो अभी भी यहाँ पर होश में ही नहीं आ पा रहा था। इसके बाद जैसे ही वो दोनों फिर से फाइट करने वाले थे कि बीच में शीमू आ जाता है और उनकी फाइट यहाँ पर रुका देता है। वो कहने लग जाता है कि जब फाइट का फैसला हो ही गया है कि यहाँ पर बाइशी जीत चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू करना बेहतर होगा, इससे सिर्फ दोनों को नुकसान ही होगा। तो ये देखकर लैनफेंग जो था वो भी समझ जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार गया। वो इल्यूजन वाली टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो अपनी हार यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है बाइशी, तुम यहाँ पर ये राउंड जीतती हो। बाइशी भी काफी ज्यादा खुश हो। इसके बाद वो शीमू से कहने लग जाते हैं कि शीमू, तुम यहाँ पर बीच में बैठा ही के आ चुके हो, तो क्यों ना तुम भी यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओ। मैं तुमसे भी फाइट करना चाहती हूँ, देखते हैं हम दोनों में कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन यहाँ पर जीतता है। तो शीमू कहता है कि अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी अभी फाइट ही करी हो और तुम्हारी एनर्जी वैसे भी काफी ज्यादा कम हो गई होगी। मुझसे फाइट करना सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुकी हो, और अभी मैंने तुमसे फाइट किया तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर मौके पे फायदा उठाते हुए तुम्हारा एडवांटेज लेकर फाइट कर रहा हूँ, जिसको मैंने आसानी से जीत लिया। इसलिए फाइट ही करना तो हम बाद में कभी फाइट करेंगे, जब तुम भी पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी तब। तो बाइशी कहती कि ठीक है, 3 महीने बाद ना डिसाइपल का एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जरूर आना, उसमें मैं तुमको चैलेंज करने वाली हूँ, उम्मीद है कि तुम उसमें आओगे। तो शीमू बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लग जाता है। लेकिन जैसे वो जा रहा था ना, वहाँ पर ज़ुलिंग पवेलियन के जो बंदे थे वो यहाँ पर आकर शीमू से घेर लेते हैं उसको, और उससे कहने लग जाते हैं कि ब्रदर शीमू, हम यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए। हमने देखा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी है और तुम यहाँ पर बाइशी और लैनफेंग दोनों को अच्छे से जानते हो। तो हम क्या कह रहे थे कि क्या तुम्हें पसंद आएगा हमारे ज़ुलिंग पवेलियन को ज्वाइन करना? अगर तुम इंटरेस्टेड हो इसमें तो हम बिल्कुल तुम्हें अपने ज़ुलिंग पवेलियन में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हमारा पवेलियन जो है ना वो हर महीने मेडिसिनल पिल्स जो होती है वो ऐसे ही फ्री में प्रोवाइड करता है सारे के सारे डिसाइबल को जो हमारे पवेलियन के होते हैं। और जब तुम यहाँ पर अपने कल्टीवेशन में बॉटल नेक फेस करते हो, यानी कि तुम अपनी कल्टीवेशन में थोड़ा सा अटक जाते हो, तो बाकी के जो सीनियर डिसाइपल होते हैं ना, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन इंक्रीज करने में और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में। हम सब एक टीम की तरह रहते हैं, तो अगर हमारा पवेलियन ज्वाइन करना है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो शीमू कहता है कि ऑफर देने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं आपका पवेलियन ज्वाइन कर सकूं, इसलिए मैं ये ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूँ। ऑफर देने का शुक्रिया, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहने के बाद शीमू वहां से जाने लग गया था। तो ये देखकर ज़ुलिंग पवेलियन के जितने भी लोग थे ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये इतना अच्छा ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकता है। हमारे ज़ुलिंग सेट को ज्वाइन करने के लिए लोग इतना मरते हैं, लेकिन ये तो सीधा ठुकरा कर जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इस ब्लैक डीमन सेट के अंदर जो भी बंदा किसी पवेलियन को ज्वाइन किया वो नहीं रहता, अपने दम पर चलने के बारे में सोचता है ना, उसको खाली मुसीबत का ही सामना करना पड़ता है। बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। इसकी सारी की सारी हीरोगिरी ना कुछ ही दिनों के अंदर निकलने वाली है।
तो वहीं हम शीमू को देखते हैं जो अपने मन के अंदर कह रहा था कि जब कोई किसी चीज का ऑफर देता है ना फ्री में, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद होता है। अब ये लोग मुझे जुनलिंग पवेलियन के अंदर ज्वाइन तो करवा रहे थे, लेकिन इसके पीछे इनका मकसद क्या था वो मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने बिंदास इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। शीमू यहाँ पर इस चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान था कि जब उसने बाइशी और लानफेंग की फाइट देखी ना, तो वो फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। शीमू कहता है कि उन दोनों का स्टेमिना और उनका जो स्ट्रेंथ था ना वो काफी ज्यादा हाई था, लेकिन मैं यहाँ पर अपने उसी मंकी की जो स्पिरिट है मेरे स्पेशल वर्ल्ड के अंदर, उसकी वजह से अपने स्ट्रेंथ को भी इतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा। अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क लग रहा है मेरे लिए। तो अब जो मैंने टेक्निक ऑलरेडी सीखी थी उसका अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है ना, तो मुझे वापस से ब्लड पिल्स लगेगी। तो ब्लड पिल्स को ही लेने के लिए शीमू वापस से दुकान पर आ चुका था, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर आने के बाद फिर से उसको पता चलता है कि किसी ने सारी की सारी ब्लड पिल उठा ली है, जैसा कि पहले हुआ था उस हान ने सारी पिल उठा ली थी। शीमू परेशान कि यार हर बार कौन आता है जो सारी की सारी ब्लड पिल को उठाकर ले जाता है। तो दुकान वाला बताता है कि इस बार भी उसी हान ने ही सारी की सारी पिल उठाई है, आपको चाहिए तो उससे ही मांगना पड़ेगा सारी पिल। तो शीमू बड़ा गुस्से में हान की तरफ जाने लगता है कि तुम सारी की सारी पिल चुरा कैसे लेती हो, तुम सारी खरीद लोगी तो बाकियों को कैसे मिलेगा। लेकिन उसके आने से पहले ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि हान की चमचागिरी कर रहे थे। वहाँ पर कुछ और भी बंदे होते हैं जो यहाँ पर हान को चिल्लाने के लिए आए थे कि तुम अपने आप को समझती क्यों, पैसे के दम पर कुछ भी करो कि हम यहाँ पर ब्लड पिल खरीदना चाहते हैं, तो वो हमको क्यों नहीं खरीदने दे रही हो। लेकिन वो कुछ कर पाती कि इससे पहले जो उसके चमचे वगैरह थे ना, वो यहाँ पर तैयार थे सबसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने चमचों को फ्री में पिल दिया करती थी ना, तो सारे के सारे लोग उसके ही साथ हो चुके थे। इस वजह से उस हान का कुछ बिगाड़ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। देखते देखते यहाँ पर मारा मारी शुरू हो जाती है। जो अभी के बंदे आए हुए थे उनकी उसी हान के चमचों के साथ, और फाइट को देखकर तो हान काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि मुझे फाइट देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये लोग फाइट करते कि तभी यहाँ पर हान की नजर चली आती शीमू के ऊपर, तो वो शीमू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ते हुए उसको वहां से ले जाने लग गई थी। शीमू परेशान कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, अरे मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। थोड़ी दूर लाने के बाद हान कहती कि वो बेवकूफ लोग फाइट कर रहे थे, उनकी फाइट देखकर क्या ही मिलेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। शीमू से कहता है कि तू ही है ना वो जिसने सारी की सारी ब्लड पिल को खरीद लिया, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों दूसरों को ब्लड पिल लेने नहीं दे रही हो। तो हान कहती कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जिसके पास सारी की सारी ब्लड पिल है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए तो बस मुझे बताओ कि तुम्हारा वो जो पाउच है ना स्टोरेज बैग वाला, वो तुम्हें कहाँ से मिला, बस मुझे इतना बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लड पिल ढेर सारी दूंगी। तो शीमू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। ये जो पाउच है ना मुझे युनलिंग माउंटेन पे मिला था, जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर किसी का बैटल हुआ है, बैटल काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा था। तो मैं जब वहाँ पर देखने के लिए गया ना, तो वहीं पर वो पाउच पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पाउच को उठा लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। तो हान कहने लग जाती कि तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि ये उतनी भी ज्यादा हार्ड बात नहीं थी जिसको तुम इतने टाइम से छुपा रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि तुम अब यहाँ पर बातें बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो शीमू कहता है कि अरे नहीं मैं बातें क्यों बनाऊंगा, जो सच था मैंने तुम्हें वो बता दिया। वैसे हाँ उस पाउच के अंदर जो भी था मैंने उसका इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो पाउच क्यों चाहिए, तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट उस पाउच के अंदर क्यों दिखा रही हो, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ पर वो हान उसको कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद हम यहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि ब्लैक डीमन सेट से ही थी, और जब शीमू दूसरे सेट को ज्वाइन करने जा रहा था तो ये बीच में आकर दूसरे सेट के मास्टर के साथ फाइट करने लग गई थी। तो वही जब यहाँ पर जंगल से आगे बढ़ी होती है ना, तो उसको सामने नजर आता है कि एक स्टोन पपेट है, मतलब पत्थर से बना हुआ एक पपेट जैसा था, जो कि सीधा अचानक में ही एक्टिवेट हो जाता है और उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। तो ये देख के वो लड़की कहने जाती कि अरे यार ये अचकानी बचकानी चीज कहाँ से आ गई मेरा रास्ता रोकने के लिए। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को यूज करती है, और उसके पास जो चाबुक था जो कि हमेशा वो अपने पास रखा करती है, उसके जरिए वो अटैक करना शुरू कर देती है उसी स्टोन पपेट के ऊपर। वो स्टोन पपेट उसके साथ फाइट तो करता है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, और एक के बाद एक करते हुए अपने चाबुक के जरिए वो उस स्टोन पपेट के हाथ तोड़ती है, पैर तोड़ती है, उसको तोड़कर आधे से ज्यादा खत्म कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो स्टोन पपेट इतना जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो वापस से खड़ा हो जाता है और दोबारा से उस लड़की के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन वो लड़की भी कम नहीं थी। वो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे मुकाबला करने के लिए आए हो, जरा अपनी औकात देखो और उसके बाद मुकाबला करना। वो यहाँ पर अपने कई सारे वेपन का भी यूज करती है, और उसके जरिए वो टुकड़ों टुकड़ों में काटना शुरू कर देती है उसी स्टोन पपेट को। उसने अपने वेपन को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा अटैक देकर मारा था कि आखिरकार करके वो जो स्टोन पपेट होता है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टोन पपेट खत्म हो चुका था। इसके बाद वो लड़की होती है आराम से यहाँ पर उस स्टोन पपेट की वाट लगाने के बाद, उसको पूरी तरह से खत्म करने के बाद वहां से जा चुकी थी कि बड़े आए मुझसे मुकाबला करने वाले। तो जैसे वो वहां से जाती है ना, शीमू को हम देख पाते हैं जो कि काफी टाइम से यहीं पर नजर रखे हुए था। जब वो यहाँ पर देखता है उसको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि वो जो हान थी ना, वो और ये जो लड़की है ये आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से मैच खाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हान ही ये लड़की है जो अपना भेस बदल के रखती है, मतलब कि वो हान कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि इसी ब्लैक डिमन सेट की एक एल्डर है। तभी तो उसके पास इतने सारे पैसे हैं, इतनी सारी ताकत है, इतनी सारी उसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है। लेकिन मेरे सामने वो ऐसा अपना हुलिया बदल के क्यों रखती है वो तो मुझे नहीं पता। क्या इसके पीछे उसका इंटेंशन हो सकता है वो मुझे आगे जानना पड़ेगा, वरना मैं किसी भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। शीमू को साथ ही साथ वहां पर से वो स्टोन का टुकड़ा भी मिल जाता है जो कि पूरे की पूरे पपेट को चला रहा था। शीमू उसको अपने पास रख लेता है कि क्या पता ये चीज उसके आगे चलकर काम आ जाए।
इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शिमू ना वो जो टास्क वगैरह मिलते हैं वहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर सबसे पहला टास्क ये था कि जंगल में एक स्टोन पपेट है उसको मारना है। जो भी उसको मारेगा ना उसको मिलेंगे 10 ब्लड पिल। वो जो स्टोन पपेट है वो बहुत टाइम से जंगल के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब वो एक बारबेरियन टाइप का स्टोन पपेट है जो कि इंसानों से नफरत करता है और इंसानों को देखते साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो उसको मारने के लिए 10 स्पिरिट पिल मिलते हैं। ये देखकर शिमू जो था वो तुरंत ही यहाँ पर इस मिशन को ले लेता है कि ठीक है मैं ये टास्क करने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगा स्टोन पपेट को मारूंगा। तो वो जो बंदा सभी को टास्क दे रहा था ना वो शिमू को वार्निंग देता है कि देखो तुम नया वे डिसेबल हो, स्टोन पपेट को मारना यहाँ के पुराने डिसेबल की भी बस की बात नहीं है। तो तुम इतना बड़ा मिशन लोगे, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम्हें समझ में भी आ रहा ना कि तुम क्या करने वाले हो। तो शिमू कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये मिशन चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो जो बंदा था जो सभी को टास्क देता था वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर एक सील लगाता था और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ये सील क्या करती है? ये सील टाइमर है तुम्हारे पास 1 दिन का, क्योंकि तुम्हें ये टास्क 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर तुमने 1 दिन के अंदर उस स्टोन पपेट को नहीं मारा ना तो 1 दिन पूरा होते साथ ही ये सील तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल एक्सप्लोड कर देगा। और अगर तुम उस स्टोन पपेट से मुकाबला करने गए और स्टोन पपेट ने तुम्हें कुछ ही टाइम के अंदर मार दिया तो सील की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले ही मर जाओगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की मौत लेना चाहते हो। स्टोन पपेट को मारो तभी जाकर तुम बचोगे, वरना दोनों तरफ से तुम मरने वाले हो। शिमू के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसको ब्लड पिल चाहिए थी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर ये टास्क लेने के लिए तैयार हूँ। इसी वजह से शिमू जो था ना वो स्टोन पपेट के साथ मुकाबला करने के लिए गया हुआ था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उससे पहले वहाँ पर वो लड़की आ गई जो कि स्टोन पपेट से मुकाबला करने पहुंची थी। और जब यहाँ पर उस लड़की ने स्टोन पपेट को मारा तो उसका जो कोर था स्टोन पपेट का उसको शिमू ने अपने पास रख लिया। और अब जब यहाँ पर वापस आता ना टास्क वाले बंदे के पास, तो वो बंदा देखकर हैरान रह जाता है कि शिमू तू जिंदा कैसे बच गया? मुझे तो लगा था कि स्टोन पपेट तेरा खेल खत्म कर देगा और तेरी जान ले लेगा, लेकिन तू तो सच में जिंदा लौटकर वापस आ चुका है। ये तो बहुत कमाल की बात है, तूने तो बिल्कुल कारनामा करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि तू इतना बड़ा कारनामा करके दिखाएगा। वैसे जरा तू बताएगा कि आखिर तूने ये कारनामा किया तो किया कैसे, कैसे तूने स्टोन पपेट को हरा दिया? तो शिमू कहते हैं कि देख मुझे यहाँ पर सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब है और तुझे भी यहाँ पर रिवॉर्ड देने से मतलब होना चाहिए। किस तरह से मैंने हराया उससे मतलब तुझे नहीं होना चाहिए। तो वो बंदा भी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। तो अब शिमू को यहाँ पर 10 वो जो ब्लड पिल थे वो मिल चुके थे, जिसके जरिए वो अपने कल्टीवेशन की जो टेक्निक थी उसके कई सारे नेक्स्ट स्टेजेस को कंप्लीट कर पाएगा। तो शिमू बड़ा खुश होता है कि चलो अब यहाँ पर ब्लड पिल के लिए ज्यादा टेंशन लेने की कुछ टाइम तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद शिमू वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता ताकि अपनी कल्टीवेशन कर सके। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर आता है उसको वहाँ पर हान नजर आती है जो कि मस्त शराब वगैरह पी रही थी। शिमू को लगता है कि वो किसी गलत कमरे के अंदर आ गया तो वो वहाँ से जाने लग गया था। लेकिन जैसे वो जा रहा था हान तुरंत ही दरवाजे के ऊपर सील लगा देती कि शिमू यहाँ से बाहर ना जा सके। यहाँ पर हान कहने जाती है शिमू से कि शिमू तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पहले ही शक हो गया था कि किसी ने मुझ पर नजर रखी है जब मैं उस स्टोन पपेट को मार रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने उसी टाइम तुम्हें देख लिया था कि तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खाली शातिर हो? तुमसे ज्यादा 2 कदम आगे मैं हूँ। तो शिमू यहाँ पर उससे कहना चाहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप एल्डर हैं यहाँ की, जिसको मैंने पहली बार उस जहाज के ऊपर देखा था जब आप आई थी फाइट करने के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात को भी मैंने आपने को देखा था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं था कि आप वही एल्डर है। लेकिन जब आपने यहाँ पर खुद से अपने मन से कह दिया तो फिर तो ये बात पूरी तरह से कंफर्म ही हो गई। वैसे सबसे पहले मेरा शक आप पे तब गया था कि मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना बोर्ड के ऊपर, तब आपके पास जो बैच था वही ठीक वही वाला बैच मैंने उस टाइम भी देखा जब आप उस स्टोन पपेट के साथ फाइट करी थी। इसी टाइम से मेरा शक आपके ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये देख कर वो हान कहने लग जाती कि अच्छा तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहे हो, तो समझते क्या कि तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। वो सीधा शिमू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, उसे कहना चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो शिमू कहता है कि देखो मुझे पता है कि आप काफी टाइम से मेरे आगे पीछे घूम रही हैं उसी पाउच के लिए, लेकिन अब यहाँ पर आप ज्यादा ही कुछ कर रही हैं। आप मेरी जान नहीं ले सकती, आप मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि आपने मुझे मारा तो भूल जाइए कि आपको वो पाउच के बारे में कुछ भी पता चलेगा। तो हान कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा दिमाग ना काफी ज्यादा चलता है, तो ठीक है आगे से आइंदा ना मेरे साथ जासूसी करने के बारे में सोचना भी मत, मुझ पर नजर रखी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, इसलिए इसको अपने भेजे में अच्छे से घुसा कर रखना। ये वार्निंग टूटी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो अब मुझे बताओगे कि वो पाउच तुम्हें कहाँ मिला? झूठी कहानी तो बिल्कुल भी मत बताना। तो यहाँ पर शिमू कहता है कि जिसने मुझे वो पाउच दिया ना उसने मुझे बहुत भरोसे के साथ ये दिया और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता आपको उसकी सच्चाई बताकर। तो हान उससे कहना चाहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे बता दो कि किसने तुम्हें ये पाउच दिया तो क्या मैं उसको जाकर मार डालूंगी, मैं उससे बदला लेने के जाऊंगी? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो शिमू कहता है कि फिर आप क्या करोगी? आपको जैसे मैंने बताया कि ये पाउच कहाँ से है, आप सीधा उसके ऊपर अटैक करने जाओगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है हान शिमू से कि तुम ना बड़े बेवकूफ
उफ, तुम्हें पता है जिसने ये तुम्हें पाउच दिया है ना, वो और मैं बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल एक जिगरी यार की तरह, बिल्कुल हम एक दूसरे की बहन ही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको जाकर चोट पहुंचाऊंगी? कभी भी नहीं। तुमने मुझे गलत समझा कि मैं उसको चोट पहुंचाने के लिए तुमसे पूछ रही हूँ कि ये पाउच तुम्हें किसने दिया। तुम्हें शायद ना उस इंसान का नाम नहीं पता होगा, मैं तुम्हें उसका नाम बताती हूँ। उसका नाम ना जिमिन है। तब जाकर शीमू को याद आता है कि अच्छा, तो इसका मतलब उस लड़की का नाम जिमिन है, वही लड़की जो मिस्टीरियस तरीके से एक बार शीमू को रात में मिली थी और उसको देखते ही शीमू उसका दीवाना हो गया था। तो यहाँ पर हान कहती है कि तुम्हें पता है जितना तुम उसको नहीं जानते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं उसको जानती हूँ। हम दोनों हमेशा एक साथ हुआ करते थे। तभी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि तुम जैसे लो लेवल के डिसाइपल के पास उसका यानी कि जिमिन का पाउच कैसे आया। यही चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा परेशान थी और एनी तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी ताकि इस चीज की सच्चाई जान सकूं। तो अब मुझे बताओ कि आखिर उसने तुम्हें ये पाउच क्यों दिया, तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। तो शीमू कहता है कि उस टाइम ना मैं अचानक में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। एक मास्क मैन था जो मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उसी टाइम मुझे बचाने के लिए वो जिमिन वहां पर पहुंची थी। उससे पहले तो मैं भी जिमिन को बिल्कुल भी नहीं जानता था, वो अचानक में वहां पर आई थी और जब वो जा रही थी तो मैंने उसे ये भी वादा किया था कि एक दिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा कि मैं जिमिन के साथ वापस से मिलूंगा। तभी से मैं जिमिन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक कि वो मुझे कभी मिली नहीं। तो ये सुनकर यहाँ पर वो हान को गुस्सा आ जाता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम एक सिर्फ लो लेवल के डिसाइपल हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उससे मिलोगे। आखिर उसके पास इतना टाइम कैसे आएगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आएगी। शीमू ये सुनकर उदास हो जाता है कि इसका मतलब वो मुझसे नहीं मिलने वाली। क्या आप जानती है कि वो कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है एक बार फिर से, क्योंकि मैंने उस टाइम कसम खाई थी कि मैं उनसे एक बार फिर से मिलूंगा। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं अपनी कसम को पूरा कर सकता हूँ, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए अब, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए तैयार रहेंगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये देख हान जो थी वो कहने लग जाती है शीमू से कि अरे अरे प्यार में मजनू, पहले मेरी बात तो सुन, तू मुझे पहले ये बता कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ कि यहाँ पर जिमिन ज्यादा सुंदर थी। अच्छे से देख मुझे और दोनों को कंपेयर करके बता कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर शीमू कहता है कि आप तो है बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन फिर भी जिमिन मेरे लिए बहुत ज्यादा सुंदर थी, आपसे भी ज्यादा सुंदर मेरे लिए जिमिन थी। तो यहाँ पर हान कहती है कि देखो जिमिन को पाना ना बिल्कुल मतलब चांद को पाने के बराबर है, इसलिए जो अभी तुम्हारे पास है उसको एंजॉय करो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ एंजॉय कर सकते हो। तो शिमू कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे याद आया कि हाँ मुझे कल्टीवेशन करने के लिए जाना था, तो मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। तो ये देखकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मुझे ऐसा इग्नोर नहीं किया, लड़के मुझ पर मरते हैं, लगता है कि आज मेरा मेकअप ठीक नहीं था, इस वजह से तुमने मुझे इस तरह से नकार के भाग रहे हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो जैसे शिमू के पीछे जा रही थी ना, एक दूसरा डिसाइपल होता है जो यहाँ पर आता है, वो पकड़ लेता है उसी हान को और उसके साथ बदतमीजी करने लग गया था कि कल मैंने फाइट जीती है ना, तो आज मैं तुम्हें जीतने वाला हूं। तो ये सुनकर यहाँ पर हान को गुस्सा आता है, वो एक ही चमाट मार देती है उस डिसाइपल को कि निकल यहाँ से। उसके बाद तो वो चाबुक ही उठाकर मारना शुरू कर देती है उस डिसाइपल को कि तेरी माँ बहन ने शर्म नहीं सिखाई क्या तुझे, कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं अपने माँ बहनों की, जो उन लोगों ने नहीं किया ना, आज मैं यहाँ पर तुझे सिखाने वाली हूँ कि कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। सबके सामने मार मार कर वो उसको बेइज्जत कर डालती है, जिससे उनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।